विशेष अतिथि के रूप में हमें सादर आमंत्रित करने के लिए इस आयोजन टीम का हृदय से हार्दिक आभार। साथियों, सम्मानित मंच और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विकास पटेल जी और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा चुका है, हमारे बहुजन समाज की शेरनी वीरांगना फूलन देवी, जो कि पूर्व सांसद भी हैं और हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के महिलाओं के लिए एक प्रेरणा भी हैं। वीरांगना फूलन देवी जी के भतीजे माननीय रघुनंदन सिंह निषाद जी, जो आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि हैं, आप सभी का स्वागत करते हुए आप सभी के चरणों में सादर प्रणाम। जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, संघर्षों के सायों में इतिहास हमारा बनता है कि संघर्षों के सायों में इतिहास हमारा बनता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज वर्तमान परिस्थिति में ये वर्तमान की सियासत देश को एक ऐसे परिस्थिति में छोड़ रही है कि आने वाले कल को एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से प्रेम पूर्वक बात नहीं कर पाएगा। साथियों, नफरतों का जहर आजकल के आबू हवा में घोला जा रहा है साथियों, और इसका जिम्मेवार कौन है? हम और आप स्वयं हैं, क्योंकि हमने और आपने लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से चुन करके सरकार बनाई है। और आज का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का दूसरा बिंदु है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो देश हमारे भारत को सप्लाई करता है, उसके खुद के देश में ईवीएम से चुनाव नहीं होता साथियों। यानी जापान भारत को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सप्लाई करता बना करके, जो हमारे देश में जो चुनाव होता है, जो मशीनें बन करके आती हैं वो जापान से आती हैं। लेकिन जापान में, यानी जापान के खुद के देश में बैलेट पेपर से होता है चुनाव। जापान की बात तो ठीक है, दुनिया का सबसे हाईटेक देश अमेरिका में जब भी चुनाव होता है बैलेट पेपर से होता है साथियों, और वहां काउंटिंग 3-3 दिन तक होती है। यह सोचने की बात है कि जापान और अमेरिका जैसे बड़े बड़े हाईटेक देश, जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही हाईटेक है, अगर उनके खुद के देश में ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव न हो करके अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ राज जरूर है साथियों। अभी हाल ही में हमारे उत्तर प्रदेश में नगर निगम का चुनाव हुआ। हमारे यहाँ 18 नगर निगम है और एक नगर निगम हमारे पड़ोस में है, गोरखपुर नगर निगम। गोरखपुर नगर निगम में 3.5 लाख वोट पोल हुए। ये अखबारों की कटिंग के साक्ष्य के आधार पर मैं बात कर रहा हूं अध्यक्ष जी। 3.5 लाख वोटों की पोलिंग हुई और 5.5 लाख वोटों की काउंटिंग हुई। बताइए कहां से हुई? अगर 3.5 लाख वोटों की काउंटिंग होती तो आज काजल निषाद गोरखपुर की मेयर होती। लेकिन 5.5 लाख वोटों की काउंटिंग हुई तो वहां पर पीडीए की प्रत्याशी चुनाव हार गई। बात यहाँ किसी पार्टी की नहीं है, बात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की है कि जब 3.5 लाख का वोटिंग हुआ उसमें, तो 5.5 लाख वोट कहां से आया? यह सवाल है साथियों।
हमारे यहाँ देख लीजिए, अगर लोकसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, मेयर की बात करें, तो तीन चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग होता साथियों। लेकिन अगर हम पंचायत चुनाव की बात करें, पंचायत यानी सदस्यी, बीडीसी, प्रधानी और जिला पंचायती, इन सब के चुनाव में हमारे यहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होता है। और आप देखते होंगे कि उस बैलेट पेपर के चुनाव में हमारे गरीब से गरीब, मजदूर से मजदूर, छोटे से छोटे भाई को भी चुनाव जीतने का अवसर मिलता साथियों, मिलता है ना। जनता वोट अगर आपको देती है तो कोई 1 वोट से, कोई 5 वोट से, कोई 3 वोटों से चुन करके अपने गांव का प्रतिनिधित्व करता है। बैलेट पेपर ईमानदारी की चुनाव होती है साथियों। यह देश का सबसे प्रमुख मुद्दा है। और आप लोग दूर ना जाइए, हमारे ही देश भारत में जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो हमारे देश में बैलेट पेपर तो भी होता है। वहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? होना चाहिए ना वहां भी। अगर इसी देश में है वो चीजें तो वहां भी होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का विरोध राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा अगर कर रही है तो मैं पुरजोर इसका समर्थन करता हूं। ये जहां भी जेल भरो आंदोलन के लिए बुलाएगी, हम अपने साथियों के साथ तैयार हैं। क्या आप भी तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन देश से हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? हटना चाहिए ना। हमारे देश भारत में बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम का मुद्दा। एक सबसे बड़ी मुद्दा साथियों, एक है सबसे बड़ी मुद्दा हमारे यहाँ साथियों, जातिगत जनगणना, जातीय जनगणना। यहाँ तमाम गांव कई लोग होंगे, बैठे होंगे, हमारे चाचा हैं, दादा हैं। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार हमारे गांव में जानवरों की गिनतियां करवाती है ना। गांव में जानवरों की गिनती करवा करके उनके कान में एक अपना सिंबल लगाती है कि ये फला नंबर का जानवर है। हमारे देश में और खासकर हमारे उत्तर प्रदेश में जानवरों की गिनती होती है, लेकिन पिछड़ों और दलितों के जातियों की गिनती कभी नहीं होती है। सही है ना बात? कि हमारे शूद्र समाज के लोग जानवरों से भी गए गुजरे हो गए हैं। अगर इस देश में जानवरों की गिनती होती है तो जात के नाम पर पिछड़ों का, दलितों का और अल्पसंख्यकों की गिनती क्यों नहीं होती है? हम सम्राट अशोक के विचारों पे चलने वाले लोग हैं। हम महात्मा बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। हम बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पे चलने वाले लोग हैं साथियों। अगर आज डॉक्टर गोविंद मौर्य गुलहौरा से आकर के अगर बड़ारा घाट में बोल रहा है तो ये भारतीय संविधान की धारा 19 की देन है। ये हमारी संवैधानिक आजादी है। हमारे देश भारत में संविधान लागू होने से पहले इसी शूद्र समाज को इसी मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब देश में संविधान लागू हुआ तो जो वर्ग विशेष के लोग पढ़े लिखे थे, जागरूक थे, उन्होंने संविधान को पढ़ा और उन्होंने बाबा साहब की बात को माना। उन्होंने पढ़ाई किया और आज देखिए, आज देश में सबसे ज्यादा आईएएस, आईपीएस, पीपीएस, पीसीएस, जज, कलेक्टर, वकील उन्हीं के लोग भरे पटे हैं। ये उनकी गलती नहीं है। उन्होंने बाबा साहब की बात को माना, उन्होंने पढ़ाई पर ध्यान दिया और आज उसका परिणाम उनके समाज के सामने है कि 1.5 से 2%, 2.5% होने के बावजूद भी पूरे देश पर शौचालय से लेकर के सचिवालय तक राज कर रहा है। उनसे हमें सीखना चाहिए। हमें मंच के माध्यम से किसी का विरोध करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम उनसे सीख लेकर के अगर हम अपनी कमियों को ठीक करें तो शायद हम उनकी बराबरी कर ले जाएं। आप लोग सहमत है ना हमारी बात से? अगर हम किसी का विरोध करें तो कुछ नहीं मिलेगा, हम अपनी ऊर्जा को खत्म करेंगे। लेकिन अगर हम आपसे प्रेरणा लेकर के अगर हम कुछ सीख करके अपनी कमियों को ठीक करें तो शायद हम अपने अंदर कुछ परिवर्तन ले पाएंगे। सही है ना हमारी बात? सहमत है ना सभी लोग?
तो किसी की आलोचना और बुराई करने से अच्छा है कि हम उनसे सीखें और अपनी कमियों को ठीक करें। अभी हमारी सुनीता मूल्यवती जी माता सावित्रीबाई फुले की बात कर रही थी। कहा जाता है कि हमारे देश में शिक्षा और संगीत की देवी किसी और को कहा जाता है, क्योंकि धार्मिक टिप्पणी करने का विषय नहीं है। लेकिन अगर वास्तव में शिक्षा और संगीत की देवी हमारे देश भारत में थी, तो माता सावित्रीबाई फुले के पहले हमारे देश में कोई महिला शिक्षित क्यों नहीं थी? अगर महात्मा ज्योतिबा फुले माता सावित्रीबाई फुले को न पढ़ाए होते और सन 1853 को पुणे में माता सावित्रीबाई फुले ने अगर महिलाओं के लिए पहला देश का विश्वविद्यालय न खोला होता, तो शायद आज उनके जो वर्ग विशेष को लोग अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं ना, शायद उनके घरों को भी बहू और बेटियों को पढ़ने लिखने का अधिकार आज भी ना होता। तो भारत में महिला शिक्षा की जननी माता सावित्रीबाई फुले हैं। ये इतिहास है, ये साक्ष्य है, ये प्रमाण है। आप लोग इस चीज को जान लीजिए। कोई संगीत की देवी, कोई शिक्षा की देवी नहीं थी यहाँ। अगर यहाँ कोई शिक्षा की देवी भारत में हुई है तो माता सावित्रीबाई फुले हुई हैं। वो जब पढ़ाने जाती थी तो दो साड़ियां यूज करती थी। एक साड़ी जब पहन करके अपने घर से निकलती थी तो मनवादियों द्वारा उनके साड़ी पर गोबर फेंका जाता था। फिर वो जा करके स्कूल में साड़ी को चेंज करके दूसरी साड़ी पहनती थी और वहां महिलाओं को पढ़ाती थी। और पढ़ाने के बाद फिर जिस साड़ी पर गोबर फेंका जाता था वही साड़ी पहन करके घर पे जब अपने आती थी तो फिर से उनके साड़ी पर गोबर फेंका जाता था। इतनी प्रताड़ना को सहने के बाद माता सावित्रीबाई फुले ने हमारे देश भारत में महिलाओं के लिए शिक्षा का दरवाजा खोला। यह जानने की जरूरत है साथियों। हम लोग यहाँ किसी चीज की आलोचना करने के लिए नहीं आए हैं। हम अपने शूद्र समाज, अपने बहुजन समाज, अपने पिछड़ी समाज, अपने दलित समाज और अपने अल्पसंख्यक समाज को जागरूक करने आए हैं। किसी के भावना को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। अगर यहाँ कोई बैठा हुआ ऐसा लग रहा है कि ये लोग बैठे यहाँ लोग ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग एक छोटे छोटे या बड़े बड़े कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने लोगों को जागरूक करने का कार्य करते हैं साथियों। हमारी आबादी देश में 85% है। अगर 15 और 85 की लड़ाई हो तो 15% वाले शायद एक सेकंड भी हम लोगों के सामने टिक पाए। लेकिन अगर 15% 85% पर हावी है तो मानसिक रूप से हावी है साथियों। और इस चीज को समझना होगा। हमारी सुनीता मूल्यवादी जैसी, किरण जैसी तमाम ऐसे साथी हैं, हमारे राम प्रकाश चौधरी जी हैं, हमारे मूल्यवादी जी हैं, चचा जी हमारे हैं। हम लोग इन्हीं लोगों की मीटिंगों में बैठ करके सीख, यानी इन्हीं के नर्सरी के तैयार किए हुए हम लोग हैं। हम लोग कहीं बाहर तो नहीं सीख करके आए हैं। आप लोगों के मीटिंगों में हम लोग बैठते थे, मिठुआ मीटिंग होता था, आपके यहाँ चौखड़ा में होता था मीटिंग, जाते थे, बाहर की टीम आती थी, समझाती थी। हम लोगों को बात समझ में आई, जाना गया, उस पर और भी अध्ययन किया गया और नतीजा आज ऐसा निकला कि हम लोग भी आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले रहे साथियों। वक्ताओं की सूची लंबी है। आप सभी का हार्दिक आभार कि आप सभी लोगों ने हमारी बातों को सुना। और एक बाबा साहब की एक लाइन को कहते हुए मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो आप लोग शिक्षा पर ध्यान दीजिए और शिक्षा पर ध्यान देने के साथ ही आप सभी का हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गोविंद मौर्य जी, आपने बहुत अच्छी बात समझाने का प्रयास किया। साथियों, अब हमारे बीच में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर रघुनंदन सिंह निषाद उर्फ मल्ला, आप वीरांगना फूलन देवी के भांजे